हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1.5 हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक सरल अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, यानी एक सरल अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें यहाँ पर क्या है, चक्रीय प्रभाव होता है। जब द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था हो तो किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब परिवार और फर्म होता है, यानी परिवार और फर्म का प्रवाह एक के आधार पर देखा था, यानी मौद्रिक प्रवाह देखा था, वास्तविक प्रवाह देखा था। लेकिन जब दोनों एक साथ आती हैं तो उसको कैसे करते हैं वो देखिए। आप ऐसा चित्र बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि एक अर्थव्यवस्था में जो है, एक सरल अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, समझाइए, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, परिवार और फर्म दो चीज़ें हैं। परिवार फर्म दो चीज़ें हैं, तो पहले हम पहले को समझते हैं। पहला प्रवाह क्या होगा, देखिए, उपभोग पर व्यय। परिवार क्या करेगा, फर्म के पास क्या है, वस्तु और सेवाएं हैं, ठीक है। फर्म के पास वस्तुओं और सेवाएं हैं और वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए, यानी उपभोग पर व्यय करेगा परिवार। परिवार पैसा देगा, वस्तुएं खरीदेगा, वस्तुएं खरीदने के बाद तो यहाँ पर पैसा आ गया इनके पास। अब इसको वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना, यानी कैसे बनाएंगे, इनको साधन सेवाएं चाहिए। तो जब साधन सेवाएं, और साधन सेवाएं कौन दे सकता है, परिवार दे सकता है। तो परिवार से साधन सेवाएं ये लेंगे और साधन सेवाओं के बदले में उन्हें भुगतान करेंगे, ठीक है। साधन सेवाओं के बदले में उन्हें भुगतान करेंगे। तो पहले हुआ परिवार से फर्म की ओर प्रवाह किसका, पैसे का, क्योंकि उपभोग पर व्यय किया। परिवार के, फर्म के पास वस्तु सेवाएं हैं तो वस्तु सेवाओं खरीदने के लिए परिवार ने उपभोग पर व्यय किया, वस्तु सेवाएं खरीदी, पैसा आ गया फर्म के पास। अब फर्म में काम करेंगे लोग, परिवार के लोग करेंगे, साधन सेवाएं देंगे, और जब ये काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो फर्म क्या करेगी, उनको पैसा देगी, साधन भुगतान देगी, यानी श्रम पूंजी आदि का जो है भुगतान देगी। तो फिर पैसा आएगा परिवार के पास, पहले पैसा फर्म के पास, फिर फर्म से परिवार के पास। तो इसे कहेंगे क्या, मौद्रिक प्रवाह, एक प्रवाह चक्र हो गया मुद्रा का। उसके बाद देखते हैं हम साधन सेवाएं। अब क्या है, साधन सेवाएं पहले परिवार देगा फर्म को, ठीक है। अब ये साधन सेवाएं देगा, मतलब अपना खुद काम कर जाएगा फर्म में व्यक्ति परिवार का, तो उसमें काम करेगा, तो अपना साधन दे रहा है, यानी तो साधन सेवाएं देगा। तो उससे क्या मिलेगा, साधन सेवाएं सबसे पहले देगा। उसके बाद फर्म क्या करेगी, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करेगी, फिर उस वस्तुओं और सेवाएं जो है परिवार खरीद लेगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मौद्रिक वास्तविक प्रवाह। तो हमने यही देखा था ना, जब मुद्रा के बारे में, यानी मुद्रा के हिसाब से हम देखते हैं परिवार और फर्म के बीच चक्र को, तो वो मौद्रिक प्रवाह होता है। और जब हम यहाँ पर वस्तुओं और साधन सेवाओं के माध्यम से परिवार और फर्म के चक्र को देखते हैं तो वो जो है वास्तविक प्रवाह होता है। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा कैसे द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है, कैसे काम करती है। और आगे देखते हैं हम अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की भूमिका, यानी जो एक अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार क्षेत्र क्या भूमिका निभा सकता है, क्या क्या भूमिका होती है सरकारी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो सरकारी क्षेत्र क्या भूमिका कर सकता है, कर वसूली कर सकता है, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर की वसूली करेगा सरकार, सरकार करेगी कर वसूली, बिल्कुल करेगी। सरकार कर लेगी और कुछ क्यों नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी। तो सरकार क्या करेगी, सरकार की भूमिका देखते हैं। सरकार की भूमिका है कि वो कर वसूल करेगी। किससे वसूल करेगी कर, परिवार से भी करेगी और फर्म से भी करेगी, ठीक है। परिवार और फर्म से सरकार क्या करेगी, इन दोनों से कर वसूल करेगी। जो ये पैसा कमाएंगी ना उसकी सैलरी में से कट जाएगा, और ये फर्म जो है वस्तु और सेवाएं बेचेगी तो इसका तो प्रत्यक्ष कर है, जिसको देना पड़ेगा, यानी अप्रत्यक्ष कर है फर्म का, तो इसे देना पड़ेगा वस्तु और सेवाओं के माध्यम से, जीएसटी जिसे कहते हैं। तो ये कर वसूल करती है। फिर दूसरा काम क्या करेगी सरकार, सरकार करेगी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। आर्थिक सहायता किसको देगी, फर्म को आर्थिक सहायता देगी सरकार, यानी फर्म को अभी उत्पादन करना है, उसको क्या करेगी, पैसा देगी सरकार ताकि वह उत्पादन कर पाए। तो आर्थिक सहायता फर्म देगी, कर भी लेगी,
पहले क्या करेगी, कर वसूल करेगी, आर्थिक सहायता फर्म को देगी, उसके बाद क्रय का भुगतान करना। अब क्रय का भुगतान कौन करेगा, क्रय का भुगतान करेगी, मतलब जो है यहाँ पर आर्थिक सहायता दी, अब इसने क्रय का भुगतान भी किया, जो खरीदा गया है उसका भुगतान हम सरकार करेगी, ठीक है, सरकार करती है। उसके बाद मुद्रा की बचत करती है, जब इसके पास मुद्रा आ जाती है यानी जो कर के रूप में वसूल कर लेती है, तो मुद्रा को अपने पास बचत करके रख लेती है ताकि वो समय पड़ने पर जो है दूसरों की सहायता कर सके। तो आगे इसको और बेहतर समझने के लिए एक और चित्र देखते हैं जिससे आपको जो है ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए चतुर्क्षेत्रीय यानी चतुर्क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का चक्रीय प्रवाह। अब देखिए 4 क्षेत्र आ जाए तो कैसे इसका चक्रीय प्रवाह बनता है वो भी देखते हैं। ये दोस्तों मैं बिल्कुल आपको डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई भी चीज़ छूटने वाली नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी, और सारी चीज़ कोई भी आ जाए, कहीं से भी चैप्टर में आ जाए तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 क्षेत्र हैं यहाँ पर। पहला परिवार है, दूसरा जो है फर्म है, तीसरा है सरकार, और चौथा विदेशी क्षेत्र। अब देखिए इन चारों क्षेत्र में जो है आय प्रवाह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर परिवार क्या करेगा, फर्म के साथ देखते हैं परिवार का, ठीक है, फर्म के साथ परिवार का। तो पहले परिवार यहाँ पर क्या करेगा, साधन, यहाँ पर परिवार क्या करेगा, साधन सेवाएं देगा, उसके बदले में सरकार 2 चीज़ें देती है। क्या देती है वो देखते हैं, 2 चीज़ें सरकार देती है उसके बदले में। तो सरकार क्या है, यहाँ पर कर वसूलेगी, यहाँ पर क्या परिवार से कर लेगी, उसके बदले में यहाँ पर आर्थिक सहायता देगी, सब्सिडी देगी, हस्तांतरण देगी, ठीक है, सब्सिडी होती है ना वो देती है, और हस्तांतरण भी देती है, हस्तांतरण भुगतान भी सरकार देती है। तो ये सारी चीज़ें देगी सरकार। तो यहाँ पर देखिए एक कर लेगी और 2 चीज़ें देगी, कर लेकर के सरकार देगी अपना जो है हस्तांतरण देगी, सब्सिडी देगी, ये सारी चीज़ें देगी उस प्रकार से। अब वहाँ पर जो विदेशी क्षेत्र है, परिवार से देखिए विदेशी क्षेत्र में यहाँ पर भी इसी तरह है, फर्म क्या करेगी, कर लेगी, उसके बदले में यहाँ जो है यहाँ पर देगी आर्थिक सहायता फर्म को, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देगी, यहाँ पर ये भी दे सकती है। और आगे क्या है और देखिए और क्या कर सकते हैं और क्या क्या दे सकते हैं। विदेशी क्षेत्र के साथ देखिए, विदेशी क्षेत्र के साथ यहाँ पर देखिए ये 2 चीज़ें तो हैं, क्योंकि 2 मैंने आपको ये बताया, फर्म और परिवार के बीच कैसे होता है संबंध, वो मैंने आपको पूरा ऊपर समझा दिया, ठीक है। फर्म यहाँ परिवार क्या देगा, परिवार जो है साधन भुगतान यानी साधन सेवाएं देगा परिवार, और फर्म क्या करेगी, साधन का भुगतान करेगी। फिर वस्तु और सेवाओं को खरीदेगा परिवार, तो यहाँ पर पैसा फिर यहाँ पर कहाँ जाएगा, फर्म की ओर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सरकार के साथ भी ऐसे ही है इसका। और विदेशी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र में क्या होगा, यहाँ पर देखिए विदेशी क्षेत्र परिवार से क्या चीज़ जाएगी, आयात होगा यानी निर्यात। पहले तो यहाँ पर परिवार क्या करेगा, निर्यात करेगा वस्तुओं का सेवाओं का, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जाएंगी, उसके बदले में वो क्या करेगा, आयात आ सकता है, और भी काफ़ी चीज़ें जो है आ सकती हैं विदेशों से। जो है यहाँ पर हमें क्या हो सकता है, एक पक्षीय हस्तांतरण मिलता है, विदेशों से हमें एक पक्षीय हस्तांतरण मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये जो है आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस बुक को आगे पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ते जाएंगे, वो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी क्षेत्र, कौन सी चीज़ जो है जो मतलब आनी चाहिए देश में और कौन सी जो है जानी चाहिए। तो ये जो है आपका बेस है। आप अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर ली ना, तो आपको जो आने वाला चैप्टर है, चैप्टर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन जो कैसे करेंगे, बस प्लस माइनस करना है, लेकिन आपको जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा आप बिल्कुल भी उस चैप्टर को नहीं कर सकते हैं, आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप बेसिक्स को पहले ध्यान से देखिए। अगर आपने पहले 3 चैप्टर अच्छे से कर लिए ना, तो आपका चौथा चैप्टर जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो ज़्यादातर दिक्कत बच्चों को वहीं पर आती है, तो इसीलिए जो है आपको ये चैप्टर बहुत ही करना होगा, बड़े ध्यान से करना होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आगे है। अब देखते हैं हम अपना अगला पॉइंट, यानी अब हम समझेंगे कि आय के चक्रीय प्रवाह के महत्व देखते हैं। यानी जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं।
अंतर्निर्भरता को यानी अंतर्निर्भरता को समझने में सहायता करता है। आय का चक्रीय प्रवाह से हमें पता चल जाता है कि जो देश है कितना अंतर्निर्भर है अपने आप पर, यानी वह कितना मजबूत है, वाकई में अपने आप में कितना मजबूत है, ये हमें पता चल जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था वाकई में संतुलित है या नहीं। आय का चक्रीय प्रवाह ये हमें बता देता है। उसके बाद क्षरण भरण को पहचानने में मदद करता है। पहचानने में मदद करता है मतलब क्षरण क्या होता है, भरण क्या होता है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्षरण भरण को समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ बताया था परिवार, ठीक, मैंने आपको बताया था परिवार और फर्म। देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर परिवार और यहाँ पर जो है फर्म, और इनके बीच आय का चक्रीय प्रवाह बताया था कि कैसे ये दोनों जो है आपस में आय का चक्रीय प्रवाह होता है, ये बताया था। तो अब यहाँ पर क्षरण क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पैसे का, मुद्रा का प्रभाव हो रहा है, मुद्रा का प्रभाव हो रहा है इनके बीच, ठीक है। अगर मान लीजिए, जरूरी तो नहीं, देखिए मुद्रा क्या है, मान लीजिए 10 का नोट है, 10 का नोट यहाँ पर 10 रुपये है, मान लीजिए 100 रुपये हैं, 100 रुपये परिवार से फर्म की ओर गए, फिर फर्म से परिवार की ओर आए, तो ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। तो हो भी सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है ये 10 का नोट फट जाए, हो सकता है कि नहीं, 10 का नोट फट जाए, या सॉरी 100 का नोट फट जाए, ये 100 का नोट गया, फट गया, तो जब फट गया तो अब तो ये चक्र प्रवाह कम हो गया ना, तो मुद्रा पहले जितनी मुद्रा में हो रहा था अब वो क्या हो रहा, कम हो गया। तो जब चक्रीय प्रवाह से, यानी चक्रीय प्रवाह से जब मुद्रा की राशि, मुद्रा की जो है राशि, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राशि जो है, राशि जो है, मुद्रा की जब राशि जो है, देखिए जब मुद्रा की राशि चक्रीय प्रवाह से बाहर चली जाती है तो उसे कहते हैं हम क्षरण, ठीक, क्षरण हो गया भैया। और जब मुद्रा की राशि, अब देखिए मान लीजिए 100 रुपये में कर रहा था, अब वो 200 रुपये और आ गए, ठीक है, अब ये 300 में चक्कर चल रहा है। तो इसमें जब मुद्रा के प्रवाह में, मौद्रिक प्रवाह में, आय के चक्रीय प्रवाह में जब राशि चक्रीय प्रवाह में इंटर करती है यानी बढ़ जाती है तो उसे भरण कहते हैं। तो ये चीज़ थी, क्षरण भरण को पहचानने में मदद करता है। अगर आपने चक्रीय प्रवाह बनाया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है चक्रीय प्रवाह में भरण है या क्षरण है, ठीक है, क्षरण है या भरण है। तो ये था राष्ट्रीय आय के आकलन में सहायता। बिल्कुल, हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे आने वाली चैप्टर में जो है, आने वाले चैप्टर में आय की गणना करनी है, राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी ये हम सीखेंगे। तो राष्ट्रीय आय की आकलन में, यानी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए ये सहायता करता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ क्या है क्षरण, यानी चक्रीय प्रवाह में मुद्रा की राशि बाहर जाना। अगर वो चक्रीय प्रवाह मुद्रा की राशि बाहर जा रही है तो हम कहेंगे वो क्षरण है, और यहाँ पर अगर चक्रीय प्रवाह से मुद्रा की राशि अंदर आ रही है तो वो कहेंगे हम भरण है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर पहला खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा जो इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th का जो है पूरा फुल सिलेबस डे बाय डे मिलते जाएगा, और आपको जो है इसमें बेस्ट प्रिपरेशन करवाएंगे। इकोनॉमिक्स की जो है हिंदी मीडियम में है, तो चलिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको जो है आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें और समय पर आपको पता चलता रहे। तो फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, बाय बाय, सी यू अगेन।